हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ आकाश सिंह। और आज जो मैं लेक्चर आपके सामने लेके आया हूँ ये हम भारत के संविधान के ऊपर है। तो जिस प्रकार पता है संविदित है कि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसका एक बार बेस तैयार कर लें तो चीज को पढ़ने में बहुत सरलता आ जाती है और कठिनाई जो उसमें होती है वो थोड़ी काफी हद तक दूर हो जाती है। तो यही कोशिश करेंगे हम आज के लेक्चर में, जो संविधान की पृष्ठभूमि के नाम से मैंने टाइटल दिया है जिसे। तो कोशिश हम यही करेंगे कि आज हम आने वाले लेक्चरों का एक बेस तैयार कर लें, जिसपे आने वाले अगले जो 15-20 लेक्चर होंगे, जो पूरे संविधान जिसपे मैं निपटाने की कोशिश करूंगा, तो उसके लिए एक ब्रीफ तैयार हो जाए कि हाँ भाई हम आगे वाले चैप्टरों को इस चैप्टरों से लिंक करके थोड़ा आसानी से समझा पाए। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1909 में मॉडल का सुधार अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम और अंततः 1947 में भारत का स्वतंत्रता अधिनियम। तो इन टॉपिकों पे, इन अधिनियमों पे आज हमें बात करनी है। तो अगर हम पहले बात करें 1858 के अधिनियम की, तो 1858 का अधिनियम ये जो बेस्ड है, टोटल जो बेस्ड है ये है कि जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से निकालकर खुद की प्रभुसत्ता भारत में अपना ली थी, उसके बाद उसने क्या सुधार किया। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी को निकाल के वो उस समय जो माहौल चल रहा था भारत में, वो सिंपल समझ चुके थे कि अगर भारतीयों के हित पे और उसके जो जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों की सांस्कृतिक व जो आंतरिक मामले थे उसमें जो हस्तक्षेप या उनका हनन किया था, तो उस हनन को अगर अंग्रेजी सरकार पुनः अगर भारतीयों के साथ करती तो उन्हें बिल्कुल सर्वथा बिल्कुल तमीज से पता चल गया था कि अगर दोबारा इनके साथ उनके पर्सनल इश्यूज पे हमने कोई भी पर्सनल इश्यूज पे अगर कोई भी कुछ कहते हनन वनन का कोई भी कलंक लगाने की कोशिश करिए, कोई भी ऐसा एक्ट लेके आए जो इनके लिए इनके सांस्कृतिक या जो धार्मिक मामला है उसे ठेस पहुंचाएगा, तो ये दोबारा क्रांति ला देंगे। 1857 की क्रांति जो बहुत महंगी पड़ेगी और जो अंग्रेजी ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। तो 1858 की बात कर रहे हैं। तो 1858 में जो अंग्रेजों ने भारत शासन अधिनियम लाए थे, तो उस भारत शासन अधिनियम में 15 सदस्यों की एक कार्य परिषद थी। ठीक है, इसका जो हेड हुआ करता था वो हुआ करता था वायसराय या गवर्नर जनरल। वायसराय जो हुआ करता था वो इस 15 सदस्य जो कार्य परिषद के 15 सदस्यों की जो टीम हुआ करती थी, जो उसको वायसराय काउंसिलिंग जिसे कहा करते थे, उसका हेड हुआ करता था वायसराय। ये सबके सब इसके प्रति उत्तरदायी होते थे, लेकिन वायसराय कभी भी किसी भी सदस्य के प्रति उत्तरदायी नहीं रहा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खामी थी वो ये थी, ये 15 सदस्य जो थे वो सारे मेंस थे। मतलब क्रांति के 1 साल बाद भी जो 15 सदस्यों की कार्य परिषद बनी, जो भारत के सुशासन के लिए बनी थी, जो भारत में जो कानून वानून बनने के लिए जो परिषद बनाई अंग्रेजों ने, वो सारे के सारे अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। तो उसका जो हेड था वो वायसराय था। ठीक है, वायसराय जो था वो केवल जो उत्तरदायी था वो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्रति। और इन दोनों का जो निर्वाचन था, इन्हें जो नियुक्त किया जाता था वो किया जाता था सम्राट द्वारा, जो अंग्रेज के शासन, अंग्रेजी सल्तनत का जो सम्राट था उसके द्वारा इनका वो किया जाता था। तो 1858 की क्रांति में यही था कि सारे के सारे जो सदस्य थे वो सारे सारे अंग्रेज थे। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में जो भारत शासन अधिनियम था उसके अंतर्गत इतना ही है, इतना ही समझना है। जो अगला अधिनियम आया 61 का, इसमें काम इतना करा उन लोगों ने कि पहले जो 15 सदस्य थी, मतलब जो भी पहले जो टीम थी उनकी जो वायसराय की काउंसिल थी, उसमें केवल अंग्रेज थे। इस बार उन्होंने अंग्रेज
प्लस कुछ गैर सरकारी, पदों का नॉमिनेशन स्टार्ट कर दिया। तो ये गैर सरकारी जो पद हुआ करते थे, ये हुआ करते थे भारतीयों को, तो इन गैर सरकारी पदों में भारतीय रखे जाते थे। लेकिन यहां पे कुछ ऐसा था कि गैर सरकारी पद शामिल तो कर लिए वायसराय की काउंसिलिंग में, लेकिन इनका शामिल होना और ना होना दोनों ही एक प्रकार से बराबर था, क्योंकि इन्हें वायसराय के किसी भी आदेश पर सवाल उठाने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। मतलब ये उनकी काउंसिलिंग में शामिल होते थे, लेकिन अगर वायसराय किसी भी विधान पे अपनी अंतिम राय दे दे, अपनी अंतिम चीज बता दे कि हाँ भाई इस विधायक पे मैंने कह दिया कि ये विधि अब लागू होनी है, तो वायसराय की चलेगी। गैर सरकारी जो इनकी जो वो थी संख्या, वो कम भी थी संख्या जो थी, ये किसी भी प्रकार का प्रश्न उसके सामने नहीं उठा सकते थे। तो ये बात थी 1861 की। तो इसे सुधार करते हुए अंग्रेजों ने 1909 में मोंटेमिल्लो का सुधार अधिनियम लेके आए, जिसमें जो गैर सरकारी पद जो थे इनकी संख्या बढ़ा दी गई। पदों की संख्या बढ़ा दी, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये हुआ कि 1906 में जो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी, उसने हिंदू और मुस्लिम में फूट डाल दी। यही था इस 1909 का जो प्रमुख जो चीज है वो ये है कि इसके तहत जो अंग्रेजों का था, अंग्रेज समझ गए थे 1857 की क्रांति में जो हिंदू और मुस्लिम की एकता का परिचय दिया गया था, जिसके कारण अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी थी, वो दोबारा ना हो इसलिए उन्होंने हिंदू और मुस्लिम में फूट डाल दी। तो हिंदू और मुस्लिम में फूट डालने के बाद हुआ कुछ ऐसा कि मुस्लिम लोगों ने, मुस्लिम का यूनिट था, उन्होंने अपनी अलग एक लीग बना दी, इसे मुस्लिम लीग के नाम से जाना गया, ठीक है। और इसमें जो गैर सरकारी पद थे उसमें उन्होंने ये कहा गया कि कांग्रेस आपको सम्मिलित नहीं कर रही है, आप अपनी एक अलग यूनिट बनाइए, उससे हम अलग से गैर सरकारी पद छापेंगे और अब गैर सरकारी वायसराय की काउंसिलिंग होगी, उसमें मुस्लिमों की अलग जगह होगी। तो ऐसे कह के बहकाया गया और कहकर हिंदू मुस्लिम की जो एकता थी उसमें विखंडता का काम हुआ। अब अगली बात की जाए 1919 की, तो 1919 में जो हुआ सुधार वो इस प्रकार से था कि 1919 में जो राज्य हुआ करते थे, राज्य जिन्हें प्रांतों के नाम से जाना करते थे, प्रांतों के नाम से जाने जाते थे, वो एक प्रकार से केंद्र के आड़ में विलिप्त थे। मतलब केंद्र ने ओवरलैप कर रखा था और ये कभी भी अपनी आकार में नहीं आ पाए थे। ये 1858 से 1919 तक इनका आकार इस प्रकार से था कि ये ना के बराबर थे। लेकिन 1919 का जो अधिनियम आया उसमें प्रांतों को अपनी अलग जगह मिली और प्रांतों को अपने कुछ अधिकार प्राप्त हुए, जिसमें वो अपने कहते अपनी अलग से मिठाई बना सकते थे, अपने अलग से बजट प्रस्तुत कर सकते थे। तो 1919 में कुछ ऐसा हुआ कि केंद्रीय और प्रांतों, शक्तियों को दो भागों में बांटा गया, केंद्रीय और प्रांतों, लेकिन ये दोनों की दोनों जो अधीन थी वो गवर्नर जनरल या वायसराय के अधीन थी। ये दोनों इसके प्रति उत्तरदायी थी और इन दोनों सदनों में जो सबसे उच्च अधिकारी हुआ करता था उसे गवर्नर जनरल कहते थे। ये दोनों इसी के आदेश पर चलती थी, इसके आदेश के बिना ये कोई भी विधायी या विधान नहीं बना सकती थी। ये था 1935 में भी सेम यही रहा। गवर्नर जनरल जो था, ये प्रांतों की कुछ शक्तियां बढ़ा दी गई। अब इसमें जो सिविल सेवा का जो अधिकार थे वो प्रांतों पे ज्यादा बढ़ा दी गए और पुलिस पे भी ये कहते हैं पुलिस से रिलेटेड भी विधि ये बना सकते थे, विधि विधान जो ये अपने में अधिनियम बना सकते थे। लेकिन अगर गवर्नर जनरल ने इनकी किसी विधान को गलत साबित कर दिया 1935 में, अगर गवर्नर जनरल या वायसराय ने इनकी किसी भी विधान को गलत साबित कर दिया तो ये इनके सामने अपना कोई भी मतलब ये इसके प्रति उत्तरदायी नहीं था। मतलब इनके किसी विधान को, इनकी किसी भी विधि को गवर्नर जनरल खारिज कर सकता था, लेकिन गवर्नर जनरल की किसी विधि या विधान को प्रांत कभी खारिज नहीं कर सकता था। तो अभी तक जो हमने देखा कि 1858 से 1935 तक जो अंग्रेजों का मूल उद्देश्य था वो ये था कि जो गवर्नर जनरल उन्होंने अब स्थापित किया है भारत के अंदर, वो कभी भी उसकी शक्ति को उन्होंने 1935 तक कभी भी कम नहीं होने दिया।
वो 1935 तक इनकी शक्ति को बरकरार रखते हुए गवर्नर जनरल को ही सबसे ऊंचा अधिकारी बनाए रखा और सबको उसके प्रति उत्तरदायी रखा, और गवर्नर जनरल को किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होने दिया। तो ये साफ साफ दर्शाता है अंग्रेजों की उस मंशा को कि वो भारत को लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब बहुत अधिक समय के लिए अपने शासन में रखना चाहता था, और गवर्नर जनरल को इसलिए उसे किसी के सामने दबने नहीं दिया। लेकिन अंततः कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, वक्त आ गया जब भारत को आजादी मिली और भारत का स्वतंत्रता अधिनियम आया। तो भारत के स्वतंत्रता अधिनियम में हुआ ये, गवर्नर जनरल की जो शक्तियां थी वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। 15 अगस्त 1947, जिसे नियत दिन कहा जाता है। ये बहुत पूछा जाता है नियत दिन, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, जिसे नियत दिन कहा जाता है। 15 अगस्त 1947 नियत दिन से भारत के ऊपर से गवर्नर जनरल, सेक्रेटरी स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सम्राट के सारे अधिकार समाप्त हो गए। अब जो पूरा मंत्री परिषद था, गवर्नर जनरल उसके प्रति उत्तरदायी होने लगा। इसी के सलाह पे अब कोई भी विधान या विधि इसी के सलाह पे बनाए जाते थे 1947 के अनुसार। इसी के अनुसार अगर इनकी वोटिंग ज्यादा है तो ये कोई भी विधान को पास करा सकते हैं, और इस पे ये कोई भी अड़चन नहीं ला सकता। यानी कि इसे इसी के अधीन रह के काम करना पड़ा। तो यहां से लेके यहां तक इनका सिंपल एक मंशा रही कि गवर्नर जनरल को इन्होंने कभी भी कम होने नहीं दिया। लेकिन 1947 में स्वतंत्रता अधिनियम से हमारी जो लोकतांत्रिक पावर है उसे आगे लाते हुए गवर्नर जनरल की पावर को बिल्कुल खत्म कर दिया गया, और जो मंत्री परिषद में सदस्य थे, जो लोगों द्वारा निर्वाचित हुए करते थे, उनकी शक्ति को बढ़ाते हुए इस विधान को पूर्णतः लोकतांत्रिक बनाया गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड इसके आगे चैप्टर, इसमें संविधान निर्माण तथा संविधान के लक्षण से रिलेटेड चैप्टर हमारे आगे आने वाले लेक्चर में आप देखेंगे और उसे तभी से समझेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक अस। और कोई भी राय, किसी प्रकार की राय या किसी प्रकार का क्वेश्चन आप अगर पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।